ठीक है सर। तो हमने अभी डिस्कस करना है अपना चैप्टर नंबर 8 और लास्ट चैप्टर है हमारे टॉपिक 1 का। उससे पहले हम एनर्जी वर्क पावर पे थे। और लास्ट चैप्टर जो अब हमने डिस्कस करना है वो है प्रेशर, जो कि सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 होगा हमारे। और अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन शायद कहीं ना कहीं पढ़ी हो, याद हो आपको। तो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। कि एक यूनिट एरिया पे आप जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो आपके पास प्रेशर होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसके पैरामीटर्स को लिखते हैं, फोर्स के लिए हम यूज करते हैं एफ, और एरिया के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए एक्सेलरेशन के लिए होता है। तो जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर आपके पास प्रेशर के लिए, वो इक्वल हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। और अब इस बेसिक फॉर्मूला से हमें ये तो पता चल गया कि दो फैक्टर्स होंगे, फोर्स और एरिया। और इसका साथ ही हम ऐसा यूनिट पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इसका इफेक्ट जो है वो किस तरह से चेंज होता है। तो अगर आप इसके एसआई यूनिट की बात करो तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा। फोर्स के लिए हम न्यूटन यूज करते हैं, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा, लेकिन हम इसका ड्राइव यूनिट लिखते हैं और उस ड्राइव यूनिट का नाम होता है पास्कल। तो प्रेशर का जो यूनिट आपके सिलेबस में यूज होगा वो होगा पास्कल, पी ए। ठीक है। तो ये पास्कल्स का यूनिट यूज होगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो इतना प्रेफर नहीं किया जाता, तो हम पास्कल्स इसका ड्राइव यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पास्कल्स लॉ भी डिस्कस करेंगे। उसने प्रेशर के लिए जो लॉ ड्राइव किया था, तो इसलिए फिर प्रेशर का यूनिट जो है वो उसी के नाम के साथ लिंक कर दिया, पास्कल। और इसके अलावा अगर हम देखें कि इसमें जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उन फैक्टर्स का मतलब क्या है, तो अगर एक एग्जांपल पहले हम डिस्कस करें, और वो एग्जांपल आपके पास इस तरह से हो कि यहाँ पर आपके पास एक सरफेस है, और उस सरफेस पे आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट साइजेस के। उसमें से आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल ब्लॉक होगा, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास एक राउंड सरफेस है, जिस तरह टायर की एग्जांपल होगी। एक एग्जांपल आप हील्स, शूज की ले सकते हो वहां पर। और एक और एग्जांपल हम यहाँ पर एक नेल की एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक सरफेस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से एक आपके पास बॉक्स होगा, एक आपके पास टायर हो गया, और थर्ड आपके पास शूज है, और फोर्थ आपके पास नेल है। तो अगर हम इस सब पे प्रेशर को कंपेयर करना चाहें तो आपके पास प्रेशर कहाँ मैक्सिमम होगा। टायर पे। टायर पे प्रेशर ग्रेटर होगा। ऑप्शन बी अगर हम इसे लिखें रेफरेंस वाइज, ए, बी और सी और डी, तो एक आप कह रहे हो कि ऑप्शन बी यानी टायर पे प्रेशर ज्यादा होगा। और कोई आंसर। जी। चलो, और कोई गैस नहीं है तो हम इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। उसके लिए पहले हमारे पास अगर हम फैक्टर्स की बात करें, तो प्रेशर के फॉर्मूला में सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेशर के साथ फोर्स।
तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। और अगर हम उसके दूसरे फैक्टर के साथ कंपेयर करें तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? एरिया के साथ। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज फॉर्मूला से दिख रही है कि एरिया डिनोमिनेटर में है, फोर्स न्यूमरेटर में है। तो एक के साथ डायरेक्ट लिंक है, एक के साथ इनवर्स लिंक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो पहला फैक्टर आपको ये बता रहा है कि अगर आप फोर्स इंक्रीज करोगे तो प्रेशर भी आपके पास ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपके पास पहला फैक्टर हो गया कि फोर्स इंक्रीज प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। और अगर आप सेकंड फैक्टर की बात करो तो सेकंड फैक्टर में क्या होगा? अगर एरिया बढ़ा दें तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा ही होगा। प्रेशर प्रेशर ज्यादा? ज्यादा होगा। पक्की बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये फैक्टर इनवर्सली है। ये फैक्टर इनवर्सली होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, लेट सपोज अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए? डिग्री। प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली फैक्टर है ना। तो इनवर्सली फैक्टर लाजमी याद रखा करो, 1/, की फॉर्म में होगा, डिनोमिनेटर में होता है वो, न्यूमरेटर में नहीं। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल अगर आप कॉमन पिन की लेते हो तो कॉमन पिन को सॉफ्ट बोर्ड में फिक्स करना इसलिए इजी होता है क्योंकि उसका एरिया बहुत शॉर्ट है। तो उसकी मेजॉरिटी जो फोर्स की क्वांटिटी होगी वो एक टिप पर अप्लाई हो रही है। और अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लो तो उसमें फोर्स जो है वो डिवाइड हो जाती है जितना एरिया होगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जी। अब तो इजी हो गया। हम्म, ये सही होगा या नहीं? क्योंकि इसका आप एरिया देखो सबसे शॉर्ट है। ठीक है, अगर आप इसके रीजंस की बात करते हो तो रीजन इसका राइट होने का ये है क्योंकि नेल के बारे में अगर आप यहाँ पे लिखो तो नेल का एरिया सबसे शॉर्ट है। ठीक है, और अगर आप एरिया यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हो तो आपका प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लेस एरिया मतलब यहाँ पे प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू ऑल अदर 3 ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपके पास बेसिक आइडिया हम यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में भी मिल जाएगा आपको। तो इसके अकॉर्डिंगली वो आपसे पूछते हैं कि प्रेशर कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर जी। डिफरेंट शेप्स होते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स है और एक स्क्वायर बॉक्स है और एक कोन शेप है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो वो फिर हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेन फैक्टर बस यही याद रखना है आपने, एरिया का और फोर्स का। ठीक है, जी। तो एक तो हमारे पास ये चीज हो गई जो कि प्रेशर के मेन फार्मूला से रिलेटेड थी, उसके यूनिट से रिलेटेड थी। ठीक है, और एग्जाम्पल भी हमने देख ही ली कि हम जब नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास अगर बीच साइड पर जाना हो, सी साइड पर जाना हो, तो वहां पर हम फ्लैट स्लीपर्स या शूज यूज करते हैं क्योंकि वहाँ की सैंड जो होती है, जो सरफेस होता है, हमें पता है कि वहाँ पे प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वो सिंक होगा ऑब्जेक्ट। जिस तरह अगर आप हील्स की एग्जांपल लो और हील्स को अगर आप सी साइड बीच पर पहन के जाते हो तो आपके लिए चलना उतना ही डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपका प्रेशर वहां बढ़ जाएगा, क्योंकि हील्स में भी प्रेशर अप्लाई होता है। अभी हम कंपेयर नहीं कर रहे। अगर आप उस हील्स को कंपेयर करते हो शूज के साथ तो शूज का सरफेस थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो वहां पे इतना प्रेशर अप्लाई नहीं होता। और हील्स का जो एरिया होता है वो बहुत शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू उन शूज के। ठीक है,
और शूज का जो सरफेस होगा वो आपके पास बिल्कुल स्मूथ फ्लैट होगा। ठीक है, तो वहां पर अगर आप उसे कंपेयर कर रहे हो शूज को हील्स के साथ, तो आपको इतना डिफरेंस तो इजीली क्लियर हो ही जाता है कि हमें बीच साइड पर हील्स पहन कर नहीं जाने, शूज पहन के या स्लीपर्स पहन के जाने, ताकि आपका सरफेस जो है वो फ्लैट हो जाए। और जब फ्लैट सरफेस होगा तो आपका एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो शूज में बेसिकली यहाँ पर क्या हो जी। रहा है कि एरिया आपने इंक्रीज किया और आपके पास जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास मेन रीजन होता है कि हम डिफरेंट सरफेस के अकॉर्डिंगली अपने शूज को चेंज करते हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए। हमें पता होता है कि वहां पर हम इतना स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात नहीं करते, लेकिन हमें ये पता जरूर होता है कि आपके पास प्रेशर कहाँ पे ज्यादा अप्लाई होगा और कहाँ पे कम। ठीक है, जी। तो एक तो हो गई ये आपके पास प्रेशर की बेसिक्स। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके पास, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना इजीली। तो अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें और लिक्विड्स में प्रेशर की हम बात करें, ये तो हमने सॉलिड्स में देखा। अगर हम लिक्विड में बात करते हैं तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉ जिस पर हम काफी एप्लीकेशंस डायनामिक्स की बनाते हैं, वो है पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ ने आपको ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर आप लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पास हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसने बेसिकली आपको ये लॉ दिया कि प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो किसी भी लिक्विड पर, तो वो आपके पास इक्वली ट्रांसफर होगा सब डायरेक्शन में। विल इक्वली ट्रांसमिट will equally transmit in all direction। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट आ गई। और इसके लिए जो एग्जाम्पल डिस्कस की जाती है, लेट सपोज अगर आपके पास एक राउंड शेप या एक बॉक्स शेप कोई भी कंटेनर हो, और उस कंटेनर में हम लेट सपोज डिफरेंट साइड्स पर उसकी ओपनिंग्स रखें। लेट सपोज आपके पास एक कंटेनर की साइड ये आ गई और एक साइड हम इसकी ओपन रखते हैं लेफ्ट से, एक साइड इसकी डाउन साइड से ओपन रखते हैं, एक साइड हम इसे ऊपर से भी ओपन रखते हैं और एक राइट से भी ओपन रखते हैं। तो अब इस कंटेनर की चार साइड पर पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां से आप इजीली किसी भी चीज को इन और आउट कर सकते हो। और यहाँ पर हम स्पेस बना दें वाटर के लिए कि वाटर जो है वो फ्लो कर सकता है इजीली। ठीक है, और अब किसी एक जगह पर हम, जिस तरह हम नॉर्मल इंक पेन में यूज करते हैं, उससे हम पिस्टन कहते हैं, और वो पिस्टन यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रेशर को क्रिएट करने के लिए। और लेट सपोज राइट हैंड साइड से कर लेते हैं। यहाँ पर वो आपके पास पिस्टन है जिसे आप मूव कर सकते हो बैक एंड फोर्थ, प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, और इस कंप्लीट बॉक्स को आपने फिल किया है वाटर से। तो ये कंप्लीटली फिल है वाटर के साथ।
तो वाटर आपके पास कंप्लीटली इस बॉक्स में फिल्ड है, इस कंटेनर में। और चारों एंड्स पे लेट्स सपोज हम बैरोमीटर्स लगा दें। अब ये आपके पास बैरोमीटर क्या होता है, जो प्रेशर को मेजर करता है। अगर आपने टायर शॉप पे देखा होगा कि जब वो रियर व्हील्स और बैक व्हील्स में एयर फिल कर रहा होता है कार की, तो उसके पास एक डिवाइस होती है, वरना उसके पास मशीन होती है जिससे वो चेक करके आपको प्रेशर की वैल्यू बताता है कि 30, 35, 40 क्या वैल्यू रखनी है। ठीक है। तो हम तीनों एंड्स पे अगर बैरोमीटर्स को यूज करते हैं और पिस्टन को हम पुश करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये है कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और जब हम प्रेशर जी। बढ़ाएंगे तो वो तीनों डायरेक्शंस में इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि हमारे पास तीन ओपनिंग्स हैं। तीन जगह से हमें प्रेशर की वैल्यूज मिलेंगी, बाकी जगह तो सिर्फ वॉल है, वहां हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो तीनों जगह पर जो आपको प्रेशर की वैल्यू मिलेगी वो इक्वल होगी। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर आपको वैल्यू मिली 20 पास्कल, यहाँ पर भी आपको वैल्यू मिली 20 पास्कल, और ऊपर भी आपको वैल्यू मिल गई 20 पास्कल। तो ये बेसिकली इसने हमें लॉ ड्राइव करके दिया था कि आपके पास प्रेशर जो है वो लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट होता है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मतलब अगर हाँ। आप इन पे प्रेशर के नंबरिंग कर लो, लेट्स सपोज जहाँ से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे वो P1 था, और बाकी एंड्स पर प्रेशर P2 और P3 और P4। तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रेशर P1 पे हमने अप्लाई किया वो इक्वल होगा P2, इक्वल होगा P3 और इक्वल होगा P4। तो चारों वैल्यूज आपके पास P1 पे भी 20 आया है। हाँ, अब P1 जो है ना, अब प्रेशर वन जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो प्रेशर वन यानी P1 की साइड से अप्लाई हुआ, वहां जो लिक्विड था उस पे अप्लाई होने वाला प्रेशर बाकी तीनों साइड के लिक्विड पे अप्लाई होने वाले प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है। पिस्टन तो हमने खुद मूव किया, लेकिन उस साइड पर जो लिक्विड था, उस लिक्विड पे जो प्रेशर अप्लाई हुआ वो P1 है। ठीक है। और P1 पे जो प्रेशर है वो कितना था? अब आपके पास तीनों साइड पर प्रेशर कितना आया है? 20। तो इसका मतलब है जो P1 की साइड पर प्रेशर था वो भी कितना होगा? 20। ठीक है। तो वो आपके पास इक्वल सब पे अप्लाई होता है। अब इसमें थोड़ी सी बात ये है कि अगर हम पिस्टन को डिफरेंट यूज कर लें, मतलब जरूरी नहीं है कि पिस्टन हमारा एक ही साइज का हो। अगर हम जो हमारा इनपुट था वहां पे हम पिस्टन का साइज कुछ और रखें, और जो हमारा आउटपुट है हम उसका साइज कुछ और रख दें, तो हमारे पास क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। अब हमने ये देखना है। ठीक है, प्रेशर तो इक्वल होगा लिक्विड में, हमें ये पता चल गया। अब हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका एडवांटेज क्या है। तो वो एडवांटेज ये होता है कि जो आजकल हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स देख रहे हैं, और जो आपके पास अब रेड लाइन, ऑरेंज लाइन और जो मेट्रो बसेस हैं, उनमें जो डोर लगे होते हैं उनमें हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। ठीक है। तो आप उसमें एयर भी फिल कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा कन्वीनियंट ये होता है कि हम वाटर फिल कर लें उसमें। तो वो लिक्विड ब्रेक्स आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं। तो इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, तो इसकी डेली लाइफ की एप्लीकेशन है आपके पास, ये आपके पास एप्लीकेशन आ गई। और उस एप्लीकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस की।
ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस। अब उस हाइड्रोलिक प्रेस का हमें एडवांटेज क्या है, उसको हम क्यों यूज करते हैं, उससे आपको क्या मैकेनिकल एडवांटेज मिल सकता है, ये अब हमने चेक करना है। ठीक है, जी। तो अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिक प्रेस में हमारे पास सेटअप कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपने कभी शोरूम में देखा हो या कहीं मैकेनिक की कोई शॉप हो प्रॉपर जो, तो वहां पर आपने देखा हो कि वहां पर कार को ऊपर लिफ्ट करने के लिए वो एक जगह कार को सेंटर में खड़े करते हैं और वो पार्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, ऐसे ही होता है। जी। अब कार का मास इतना ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो एक बटन से बस प्रेस करके उसको इजीली लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब वैसे तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इतनी है तो इजीली लिफ्ट कर सकते हैं हम, लेकिन आपके पास अब जो जैक्स आते हैं, अगर कार की पंचर हो और जो एडवांस जैक यूज करते हैं, एक तो वो नॉर्मल स्क्रू वाला जैक होता है। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो आजकल हाइड्रोलिक जैक्स आ गए, तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोलिक का क्या एडवांटेज है। तो अगर हम हाइड्रोलिक के पहले स्ट्रक्चर की बात करें कि हाइड्रोलिक प्रेस को बनाया कैसे जाता है और उसका मेन पर्पस क्या है, तो हाइड्रोलिक प्रेस लेट सपोज हमारे पास ये आ गया हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस की, हमने लेट सपोज एक साइड से स्टार्ट किया, ये हमारे पास उसका आउटर स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रेट बेस जाएगी इसकी, और दूसरे एंड से भी इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपके पास इसका दूसरा एंड आ गया। और अब जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से, एक साइड पर हमने गैप को छोटा रखा और दूसरी साइड पर हमारा जो गैप होगा हम वो अलग रख सकते हैं, का कोई इशू नहीं है। अब लेट सपोज यहाँ का जो पिस्टन होगा वो थोड़ा सा फर्स्ट वाले से बड़ा रखना है हमें, क्योंकि हमने हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना है तो पिस्टन तो बड़ा होना चाहिए। छोटे पिस्टन पे इतना लोड डालेंगे वो तो बेंड हो जाएगा आपके पास, वो इतना लोड लिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो ये आपके पास हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, और अब हमने इस पे पिस्टन्स को फिट करना है। अब जो पिस्टन फिट कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो पहला पिस्टन है और सेकंड पिस्टन होगा, आपको दिख रहा है कि उनमें एरिया का डिफरेंस बहुत है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पिस्टन आ गया यहाँ पर, और इसी के कंपैरिजन में अगर आप सेकंड पिस्टन की बात करो तो वो एरिया में बहुत बड़ा है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। ये आ गया आपके पास सेकंड पिस्टन, और इसके पिस्टन के ऊपर आपने जो है वो एक हैवी ऑब्जेक्ट रखा है जिसको आपने लिफ्ट करना है कुछ हाइट के ऊपर, और इस ऑब्जेक्ट का मास आ गया m। ठीक है, और इसको हमने कंप्लीटली फिल कर दिया वाटर के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट वाटर फिल है। क्योंकि हाइड्रोलिक है हम एयर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड ज़्यादा इजी होगा यूज करने में, क्योंकि एयर अगर लीक हो जाए तो फिर उसे फिल करना थोड़ा सा, और उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिक्विड क्योंकि विजिबल है तो इजी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लीकेज कहाँ से है। तो लेट सपोज इसका एरिया हमारे पास A1 और सेकंड का एरिया A2, क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यूज नहीं है। और उसके अलावा अगर हम इसको कंपैरिजन करना चाहें, इसका जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो डाउनवर्ड होगी, जो कि F1 होगी, और इसका जो प्रेशर होगा कंप्लीट वो P1 होगा।
और इसी के कंपैरिजन में अगर आप दूसरी साइड पर देखो, तो दूसरी साइड पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? अपर डायरेक्शन में होगी। और उसको आप क्या लिख सकते हो? F2। और जो इसका टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा? P2। सही है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं। नहीं सर। अब यहाँ अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें और इसका मैकेनिकल एडवांटेज देखें, तो वो तो हमें दिख रहा है कि हमने एक छोटे पिस्टन पर फोर्स लगाकर एक हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फोर्स लगानी है और ये पिस्टन जो है वो उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। और अगर हम इसको प्रूफ वाइज चेक करना चाहें कि ये वाकई पॉसिबल है या नहीं, तो वो हमें फॉर्मूला से भी पता चल सकता है। ठीक है, अब उसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले पास्कल्स लॉ अप्लाई करोगे। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या स्टेटमेंट पढ़ी थी कि प्रेशर जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ जी। पे दो प्रेशर है, P1 और P2। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 इक्वल होगा P2 के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? और इसको जी। आगे लेकर हम जाएं तो आगे आपके पास ये हो सकता है कि प्रेशर के फॉर्मूला को आप एक्सपेंड कर लो। मतलब जो P1 इक्वल है P2 के, अगर हम उसे एक्सपेंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? F1 अपॉन A1 डिवाइडेड, सॉरी, इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। अच्छा, अब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका हमें आइडिया होगा कि हमने कितनी फोर्स अप्लाई की। ठीक है, तो फोर्स वन हमारे पास नोन है। हमने ये देखना है कि ये जो फाइनल फोर्स अप्लाई हो रही है जो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी, वो फोर्स कितनी होगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैं आपको वैल्यूज दूं और पहले इसका हम फाइनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम वैल्यूज से कंपेयर कर लेंगे कि फाइनल फोर्स ग्रेटर होगी या लेस होगी। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि हम F2 फाइंड करें। तो F2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F1 मल्टीप्लाई बाय A2 डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, ये फाइनल जो फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये फॉर्मूला F2 के लिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स तो हम मेजर कर सकते हैं स्टार्ट में, तो उसके बारे में कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है कि वो भी तो अननोन हो सकते हैं वो भी अननोन। डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हम किसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। और अगर हम अब एक कैलकुलेशन करके देखें इनकी वैल्यूज की, ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई F2 ग्रेटर आ भी रहा है या नहीं, या सिर्फ हमने फॉर्मूला ऐसे ड्राइव कर लिया। तो लेट्स सपोज अगर हम A1 की वैल्यू देखें, तो एरिया वन हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और एरिया टू आपको पता है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट अगर हम उसको 3 टाइम्स बड़ा कंसिडर करते हैं तो वो 30 मीटर स्क्वायर होगा। और उसके अलावा अगर हम फोर्स की बात करें तो अप्लाइड फोर्स हमारी है कुछ 50 न्यूटन की। और हमने ये देखना है कि जो फाइनल फोर्स अप्लाई हो रही है रिजल्ट में वो कितनी होगी। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। और इसकी कैलकुलेशन अगर आप देखो, तो इसकी फाइनल कैलकुलेशन इस तरह से होगी कि जो फॉर्मूला ड्राइव किया है F2 इक्वल्स टू F1 मल्टीप्लाई बाय A2 डिवाइडेड बाय A1। सो फाइनल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली रिजल्ट क्या होगा आपका? सिर्फ कैलकुलेशन ही कर लें, अगर वैल्यूज ना मेंशन करें, F1 50 है, मल्टीप्लाई बाय A2 30, और डिवाइडेड बाय A1 विच इज इक्वल्स टू 10। तो फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 150 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। 150 जो है जी, कैंसिल डिवाइडेड बाय 10 भी तो
डिवाइडेड बाय 10 भी तो है। एक मिनट, F1 कितना था, 50, और मल्टीप्लाई किया जी A2 से 30, तो वो 1500, जी। और डिवाइडेड बाय एरिया 110, तो 150। तो सही है सही। ठीक है, तो इससे आप ये आइडिया देख लो कि आपकी फोर्स 3 टाइम्स बढ़ गई। और एक तरह से अगर हम देखें, हमारा एरिया भी 3 टाइम्स बढ़ा था, तो फोर्स भी 3 टाइम्स बढ़ गई। लेकिन जरूरी नहीं हर बार सिचुएशन ऐसी हो, डिफरेंट भी हो सकती है। फोर्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि फोर्स 50 थी। तो एक चीज आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गई कि इसको, फॉर्मूला को यूज करने का और इस मशीन को यूज करने का मैकेनिकल एडवांटेज ये है कि आप फोर्स कम अप्लाई करो। कार के ब्रेक्स में अगर हाइड्रोलिक्स है, तो आप उसे जब अपने फुट से उस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बहुत माइनर होती है, और वो पूरी कार को इजीली स्टॉप कर लेती है कुछ टाइम के बाद। वरना उस कार को अगर किसी ने फ्रंट पे आके रोकना हो, तो आपको पता है कि फिर उसे कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका जी ये है कि हम बहुत कम एफर्ट के साथ बहुत ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं इसे यूज करके, जो कि आपके पास पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन पे बनाया गया हाइड्रोलिक प्रेस। और सेकंड, अगर आप बात करो हाइड्रोलिक ब्रेक की, तो वो भी आपके पास इसी के प्रिंसिपल पे यूज की जाती है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, हाइड्रोलिक प्रेस जो अभी आपने देखा, ये लिफ्ट करने के लिए नॉर्मली बनाया गया है। ठीक है, और हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, उसका काम होता है ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना। जिस तरह आपने देखा है कि मेट्रोज में और कार में आजकल हाइड्रोलिक यूज किए जाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो आपको उसमें ये होता है कि आप उसमें प्रेस करते हो तो आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है। और हाइड्रोलिक प्रेस में क्या है, अगर हम पुश कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ रहा है, लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जी। तो ये आपके पास इसकी एप्लीकेशन है, जो कि पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करती है। और उसके अलावा हमने इसके फैक्टर्स देखे, जो कि प्रेशर से रिलेटेड थे, कि प्रेशर डिपेंड किस पे करता है।